हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजे शाला। सो आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर के। तो सबसे पहले जो पेपर है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सो एज यू नो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि 16 मार्क्स कैरी करते हैं, और उसके बाद 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट इज जीरो सम गेम, नेक्स्ट नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली, क्वासी रेंट एंड जॉइंट डिमांड। देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सफिशिएंट लिखना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। मेरा मानना ये है कि अगर जैसे आपको ये एक पेज गिवन है तो आप इसको हाफ कर लीजिए, पेज पे आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं 2 मार्क्स के, आपको सही से नंबर मिल जाएंगे। कई बार हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो नंबर तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप उस पर इतना टाइम लगा रहे हो, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको नंबर उतने ही मिलेंगे, कोई 2 की बजाय 4 नहीं देगा। और मास्टर लेवल पे आपको ये बात तो पता चल ही गई अपने एक्सपीरियंस से। तो मैं बस आपको ये सजेशन देना चाहूंगी कि आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेट इंटरेस्ट, मार्केट फेलियर, सोशल वेलफेयर, व्हाट इज लीवरेज रेशियो। तो बेसिकली जैसे आपने इस तरह के जैसे अब आपने क्वेश्चन देख लिए, तो अब आप इससे जो इसके आसपास के क्वेश्चन है उनका भी एस्टिमेट लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आपसे जॉइंट डिमांड पूछा हुआ है, आपसे डिमांड का कोई और टाइप पूछा जा सकता है, सोशल वेलफेयर पूछा हुआ है, इकोनॉमिक वेलफेयर पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4, कोलिसिव ओलिगोपोली क्या होता है, एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म। तो आपको पता है कि कोलिसिव ओलिगोपोली के काफी मॉडल्स होते हैं, नॉन कोलिसिव के भी। तो उसमें आपको सिर्फ प्राइस लीडरशिप पे पूछा हुआ है। प्राइस लीडरशिप भी अलग अलग तरह की होती है, फर्म्स की 3 कैटेगरी में डिवाइड है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द किंग डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो किंग डिक्यू होता है, बेसिकली ओलिगोपोली के मॉडल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट 2 में आया है बेन का लिमिट प्राइस मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, यस, एंड देन क्रिटिकली एक्सप्लेन द एवरेज कॉस्ट प्राइस मॉडल। तो क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है, आपको इसमें क्रिटिसिज्म्स पे अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, डिफाइन फैक्टर मार्केट क्या होती है और कैसे फैक्टर प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट हमारी 2 तरह की होती है, परफेक्ट मार्केट और एक इम्परफेक्ट मार्केट। तो उसमें हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन के रिस्पेक्ट में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट इज क्रिटिकली एग्जामिन द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट डिटरमिनेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिनेशन की जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है आपको उसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज यूनिट 4, एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग, 8 मार्क्स करके आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक्सटर्नलिटीज इन प्रोडक्शन, पब्लिक एंड प्राइवेट गुड। तो इसमें आपको पब्लिक और प्राइवेट गुड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवल, नॉन राइवल, तो उसको आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी, यानी मनी की डिमांड हम क्यों करते हैं, उसके 2 मोटिव्स बताने हैं। हाई पावर्ड मनी क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन करना है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या होती है, इस तरह से रैशनल एक्सपेक्टेशंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि रैशनल एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होते हैं। जैसे ग्रोथ रेट कई तरह की बताई गई है रेडोमर मॉडल में, नेचुरल ग्रोथ रेट या वारंटेड ग्रोथ रेट, ठीक है, या एक्चुअल ग्रोथ रेट, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। यूनिट नंबर 1 में आया है। सो यूनिट नंबर 1 में व्हाट अकॉर्डिंग टू द केम्स आर द मोटिव्स फॉर होल्डिंग मनी, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द मनी हेल्ड अंडर दिस मोटिव। तो केम्स ने जो मनी को होल्ड करने के मोटिव्स बताए हैं कि लोग क्यों मनी को होल्ड करते हैं, वो सारे आपको एक्सप्लेन करने हैं, सारे फैक्टर्स के पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई क्या होती है, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने के कौन कौन से फैक्टर्स है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। देखिए जब भी आपको पॉइंट वाला क्वेश्चन आए ना, तो मेरा मानना है कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि फीचर्स पूछ ली गई किसी की, तो ऐसे फीचर्स लिख के उस पर थोड़ा सा या तो आप बॉक्स बना दीजिए, ऐसे बादल बना दीजिए, उसके बाद फिर एक एक करके सारे पॉइंट्स के नाम लिख दीजिए, ओनली हेडिंग, इसमें सिर्फ आपको हेडिंग लिखनी है। उसके बाद इनको 1 बाय 1 करके आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट डाला, उसकी हेडिंग लिखी एंड देन उसको एक्सप्लेन करा। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। आई होप आप इस तरह से करते हो, क्योंकि अब आप मास्टर लेवल पे आ गए हो, तो आई थिंक ये सारी बातें आपको पता ही होगी। व्हाट इज मीन्ड बाय इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड
वेल्थ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन होने से। नेक्स्ट बता द मेन फैक्टर्स दैट कोज कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। आपको पता है कि इन्फ्लेशन के दो फैक्टर्स हैं, दो कॉजेज हैं, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इसमें आपसे कोस्ट पुश वाला पूछा गया है, सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल, कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स है, इसके भी पॉइंट्स हैं तो वो एक्सप्लेन करना है। यूनिट नंबर 3 में आता है हमारी फिलिप्स कर्व की यूनिट। फिलिप्स कर्व क्या होता है, इसमें किस तरह का ट्रेड ऑफ पाया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट के बीच में, वो आपको एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। व्हाट इज मीन बाय एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, कैसे, एक्सप्लेन हाउ विद देयर हेल्प फ्रीडमैन प्रूव्स दैट शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग व्हाइल द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल। तो देखिए सच में अच्छा लग जाए कि आप बुक पढ़ेंगे ना, उसमें काफी अच्छे से टॉपिक दे रखा है, उसमें फ्रीडमैन ने बताया हुआ है कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इस तरह से, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में यानी नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है वो भी नॉन प्रोपोर्शनल, और लॉन्ग रन में जो हमारा फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल क्यों हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको देखो पूरा क्वेश्चन या पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ा सकती, बट आगे आने वाली वीडियोज में आपको जरूर ऐसे इकोनॉमिक्स के अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। इसके लिए आप एसजीएच चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4, क्रिटिकली एग्जामिन हिक्स मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल। जैसे कि आपको पता है कि ट्रेड साइकिल का मॉडल हिक्स ने भी दिया है, सैमुएल्सन का भी हम ट्रेड साइकिल मॉडल पढ़ते हैं। व्हाट डिटरमाइन फ्लोर एंड सीलिंग, इसमें से हिक्स ने फ्लोर और सीलिंग की हेल्प से जो है पूरा मॉडल को एक्सप्लेन किया है विद डायग्राम। नेक्स्ट इज मुंडल फ्लेमिंग मॉडल। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल को एक्सप्लेन करना है ऑफ स्मॉल ओपन इकोनॉमी विद द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारे दो होते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, इसमें आपसे फिक्स्ड वाला पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इसमें इजी क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिट 1 सीधा इसमें दे दिया, 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड में मिलेंगे। तो यूनिट नंबर में डिस्कस द रोल ऑफ इंडस्ट्री इन प्रमोटिंग द डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्री का क्या रोल है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की डेवलपमेंट में, ये एक्सप्लेन करना। पॉवर्टी क्या है और पॉवर्टी को मेजर करने के जितने भी वेरियस मेजर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। यूनिट 2 में आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड टू हर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, देश के आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार का, जैसे रॉबर्टसन ने कहा ना कि इंटरनेशनल ट्रेड इज द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है ये चीज। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग 2 गैप एनालिसिस। नेक्स्ट इज प्रैपिश, सिंगर, मिडल व्यू ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इन तीनों ने अलग अलग बात कही थी, इंटरनेशनल ट्रेड पे अपने व्यू दिए थे, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। यूनिट नंबर 3 में डिस्कस द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसी तरह से फिस्कल पॉलिसी का भी पूछा जा सकता है कि फिस्कल पॉलिसी का क्या रोल है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हमारी टेक्निक्स 2 टाइप्स की होती है, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में काम जो है वो मशीनों की सहायता से ज्यादा किया जाता है, और लेबर इंटेंसिव में लेबर का रोल जो है वो ज्यादा होता है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो बताइए सरकार की फिस्कल पॉलिसी के क्या इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपको पता तो कमेंट में बता के जाना। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आया है एग्जामिन द वेरियस प्लानिंग मॉडल्स एंड गिव देयर यूजेस। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्लानिंग इन अ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। यूनिट नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी पूछ सकते हैं आपसे। डिफाइन पॉवर्टी। अब इसमें पॉवर्टी के भी 2 टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो देखिए मैं आपको ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसके साथ साथ वाले भी थोड़ा बहुत बता रही हूँ, इसके बजाय ये भी पूछ सकते हैं, तो आप ये भी प्रिपेयर कर लेना। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पूछा जा सकता है। एसएलआर से आपको सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो पूछी जा सकती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है, ये तो अलग ही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूछ सकते हैं। कैपिटल आउटपुट रेशियो से कैपिटल लेबर रेशियो पूछ सकते हैं आपसे क्या होता है। नेक्स्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के भी सच में बहुत टाइप्स होते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, इस तरह से। नेक्स्ट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो इसमें बेसिकली हम इकोनॉमिक्स ही पढ़ते हैं, सिंपल डिमांड वगैरह वाले चैप्टर हैं, बस इसको थोड़ा नाम मैनेजरियल दे दिया गया है, बाकी इकोनॉमिक्स का ही भाई है। सो शॉर्ट में आंसर देना है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्यों रोल है, क्या रोल है। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का बिजनेस में रोल बताना है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 2 डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो देखा मैंने कहा था ना, इसमें माइक्रो ही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 2 इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, नॉन लीनियर कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल रेवेन्यू, व्हाट आर इंटरनल इकोनॉमीज। तो इससे आप वही एस्टिमेशन लगाना, जैसे इंटरनल इकोनॉमीज है तो आपसे एक्सटर्नल पूछ सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू तो आपसे एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू पूछ सकते हैं, लीनियर कॉस्ट पूछ सकते हैं यहाँ से। Next is discuss the nature and scope of managerial economics. What do you mean by business environment? Discuss application of macroeconomics in understanding the business environment. Next is unit number 2. What is meant by demand? Mention the factors which influence the demand for
इलास्टिसिटी। ये तो आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेजर करते हैं, इसका पूरा फॉर्मूला है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3, डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, डिस्कस द पर्पस, क्यों हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं वो बताना है। एक्सप्लेन द ओपिनियन पोलिंग मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, तो डिमांड फोरकास्टिंग के सारे मेथड्स हैं, उसमें आपको स्पेशली ये वाला मेथड पूछा हुआ है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4, एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, लॉगरिथम की मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो देखिए, जब टोटल रेवेन्यू से हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना होता है तो हम टोटल रेवेन्यू का डेरिवेशन करते हैं, और आपको पढ़ाया होगा कि डेरिवेशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है ना। तो अगर मार्जिनल रेवेन्यू से हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है तो हम मार्जिनल रेवेन्यू का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो इसमें आपको मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है, टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो वही आपको करना जो मैंने बताया, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। नेक्स्ट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सोल्व करना है ये वाली इक्वेशन को, डेरिवेशन का। एंड दिस इक्वेशन, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से आए हुए हैं क्वेश्चन, डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या होता है एलपीपी से, 2 अजम्पशंस क्या हैं, 3-4 अजम्पशंस हैं एलपीपी की। यूनिट 1 से वाला क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है, टोटल कॉस्ट निकालने और एवरेज कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट आपको 100 रुपीज दे रखी है। तो ये इंटीग्रेशन का है भाई, ये देखो ये वाली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, ये इंटीग्रेशन की है। ये देखो इंटीग्रेशन वाली यूनिट है ये पूरी, ये आपको इंटीग्रेशन करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करके सोल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिमांड कर्व, कमोडिटी के लिए आपको ये दे रखा है, सप्लाई फंक्शन ये दे रखा है, आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो कंज्यूमर सरप्लस की बजाय आपसे प्रोड्यूसर सरप्लस भी पूछा जा सकता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलता है इनसे। नेक्स्ट इज यूनिट 2, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन बनता है, मतलब लेंथी होता है, तभी तो 16 मार्क्स में आया है, और ये आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन दिस इज द इक्वेशन। नेक्स्ट अगर प्रॉफिट को पाई और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को एक्स मान ले तो रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन फाइंड करना है आपको प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर गिवन दैट दिस वैल्यूज। यूनिट 3 में ये वाले क्वेश्चन आए हैं, दिस इज फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, यस। तो ये भी हमारा पूरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, एलपीपी से आपको मिनिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस ऑल, एंड देन सिंप्लेक्स मेथड ऑफ एलपीपी मैक्सिमम करना है आपको इसमें विद दिस इक्वेशन। नेक्स्ट पेपर है स्टैटिस्टिकल मेथड का, स्टैट्स का। तो इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की 2 प्रॉपर्टीज, इसके अलावा जो और भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी भी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सेंसस एंड सैंपल मेथड, पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2, एरर पावर ऑफ अ टेस्ट, 0 डिग्री कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट इज यूनिट 1, क्वेश्चन आया इसमें, a person received rupees 400 for a head and lost 300 for a tail. When coin is tossed, find his expectation. मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन है, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो रैंडम वेरिएबल के जितनी भी टाइप्स हैं वो एक्सप्लेन करें। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज मैंने कहा था ना, तीनों ही डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। यूनिट 2 में आया है, ब्रीफली डिस्कस वेरियस सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं। ये तो आपको पता है कि सैम्पलिंग टेक्निक रैंडम, नॉन रैंडम होती हैं, उसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, लॉटरी मेथड, या फिर नॉन रैंडम में पर्पसिव, कोटा सैम्पलिंग, बहुत तरह की है। 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एस्टिमेटर, की सारी प्रॉपर्टीज बताने कैसा होना चाहिए। यूनिट 3 में आता है स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। व्हाट डू यू मीन बाय chi-square टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स यूजेस। यूनिट 4 में कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। What are the properties of regression coefficient? Discuss the difference between correlation and regression. तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। प्रॉपर्टीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, नेट में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं प्रॉपर्टीज से। एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग, तो ये बेसिकली हमारा एक फाउंडेशन कोर्स में हमें एक सब्जेक्ट दिया जाता है जो हमें पढ़ना ही होता है और हमें पास भी करना होता है, तो ये वही वाला है बैंकिंग का। आप चूज कर सकते हैं मे बी इसमें कोई और सब्जेक्ट, तो मेरे पास
बैंकिंग होगा, इसलिए बैंकिंग का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है मेरे पास सिर्फ। रिटेल बैंकिंग क्या होता है? बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, फॉरेन बैंक्स, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पीआरबी, राइट टू फंक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, फंडिंग एजेंसीज एंड एचबी की एंड सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल हाउसिंग बैंक इसकी फुल फॉर्म है। तो देखिए ये वाला पेपर भी जो है वो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, ईजी होता है। जो बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ लेता है उसके लिए तो ये क्या ही है, जो इतने इतने टफ सब्जेक्ट पढ़ लेता है, मैथ्स पढ़ लेता है, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ लेता है, उसके लिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, बस इसमें लर्निंग का मटेरियल थोड़ा ज्यादा है। What do you mean by banking? Discuss the recent development in the banking industry. इसमें आपको पूरे recent changes बताने पड़ेंगे। Explain the non-banking financial intermediaries in detail. Economics में भी हम NBFIs के बारे में पढ़ते हैं। Unit 5th. What do you mean by commercial bank and the service provider? यानी एक तरह से जो जो functions वो करते हैं वो सारे explain करने हैं इसमें आपको। Write a note on structure of Indian banking system. Public sector bank, private sector bank भी आ सकता है इसमें 8 marks में। आरआरबीज क्या होती है, उनका रोल और फंक्शन डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्रिटिकली एक्सप्लेन कोऑपरेटिव बैंक्स इन डिटेल। एक्सप्लेन रोल ऑफ नाबार्ड एज एन अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एनएचबी? एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन एंड फंक्शन इन डिटेल। तो इस यूनिट नंबर 4 में जिस तरह से नाबार्ड और एनएचबी है, इसमें कुछ और भी टॉपिक्स है तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं, आप वो भी कर लेना। तो आप वो भी अच्छे से रेडी कर लेना, जैसे सिडबी था और एग्जिम बैंक है, जैसे सिडबी है, एग्जिम बैंक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। एसटीआर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।